वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट पेंटिंग चैप्टर नंबर 5 मोरियान एंड पोस्ट मोरियान आर्ट स्टडी करेंगे। और मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें आपको मैंने क्लियरली बताया है कि आपके एग्जाम में कौन से चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए आएंगे और कौन से चैप्टर्स जो है आंसर द फॉलोइंग के लिए आएंगे और कौन से चैप्टर्स के आपके TMA थे। सो आप वो वीडियो जरूर देखिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 मोरियान एंड पोस्ट मोरियान आर्ट। मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल कह सकते हैं हम इसे। In the previous lesson we learn about the sculptures of Indus Valley civilizations. So इससे पहले के लेसन में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ की जो मूर्ति कला थी और जो भी चीजें उसकी फेमस थी वो हमने देखी थी। In this lesson we will learn Mauryan and post Mauryan art. तो इस पार्ट में हम मौर्य और उत्तर मौर्य काल के बारे में हम स्टडी करेंगे। द मौर्यन पीरियड इज मार्क्ड बाय द ड्रामेटिक डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट। जो मौर्यन पीरियड था वो बहुत ही डेवलपमेंट या तरक्की या कह सकते उन्नति वाला समय रहा है आर्ट और स्कल्पचर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए। और बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई। जैसे यहाँ पे लिखा है एम्पायर अशोका, जो अशोका का खास भूमिका रही है यहाँ पे। एम्पायर अशोका, सम्राट अशोका जिन्हें कहा जाता है, द ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। वॉज अ जनरस पैट्रन ऑफ द आर्ट। तो ये एक रिमार्केबल और बहुत ही खास समय रहा, जिस समय में जो मूर्ति कला और बाकी चीज़ों को एक अच्छा समय था जिसमें वहाँ पे डेवलपमेंट हुए। द मौर्य कैपिटल पाटलिपुत्र emerged as the center of power and patronage of the art। तो जो पाटलिपुत्र था जो कि मौर्य काल की राजधानी था और वहाँ पर एक ग्रेट सेंटर था जिसमें जो है आर्ट और कला को बहुत अच्छी तरह से फलने फूलने का मौका मिला, स्पेशली आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स को। और नोटेबल एग्जांपल ऑफ द आर्किटेक्चर्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ दिस पीरियड आर द पिलर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो कि खास बातें थी या जिन्हें हमें ध्यान रखने वाले जो चीज़ें थी, जो एग्जाम्पल्स है वो है पिलर्स थे जिन्हें हम स्तंभ या खम्बे कह सकते हैं, स्तूपास थे और केव टेम्पल थे, जो गुफाओं में जो मंदिर थे वो थे। मोस्ट स्कल्पचर्स फ्रॉम द मौर्यन पीरियड आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। जो ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई गई थी वो जो है सैंडस्टोन यानी कि रेत और पत्थर का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। द ह्यूमन और animals, birds and botanical forms are a remarkable expressive and beautifully। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक चीजें इस समय में बनी थी। इन दिस स्कल्पचर्स एनाटॉमी हैज रिसीव्ड डिटेल अटेंशन। ये आप जब देखते हो तो ये एक आपका ध्यान आकर्षित करने वाली चीजें थी। एंड डिपेक्टिव इज अ रियलिस्टिक शोज मार्कली एविडेंट रूल्स ऑफ द रेशियो एंड बैलेंस। सो जिस तरीके से वो बनाई जाती थी वो बहुत ही अच्छे तरह से सुंदर तरीके से बनाए जाते थे। जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ही स्किल्ड थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया था। द स्कल्पचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय देयर हाईली पॉलिश ग्लोसी सरफेस, यानी कि खास तरह की पॉलिश का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था जो मूर्तियां बनाई जाती थी उन पे, और वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर नजर आती थी। द मौर्यन मदर गॉडेस figurines in stone and terracotta have well defined shapes and detailed ornamentations। So जो उस समय जो मौर्यन आर्ट्स में जो इस काल के जो छोटे आकार की जो मात्र बोल सकते देवी की जो मूर्तियां थी वो मिट्टी की और बहुत ही आकार और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाई गई थी, बनाई गई थी। द टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड आर्टिफैक्ट्स आर द डिफाइंड स्कल्पचर्स ऑफ दिस पीरियड। तो जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से बनाए गए थे वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया था और बहुत ही खास वो नजर आता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव sculpture of this period are the pillar of Ashoka with
of the empire of the great empire engraved on them. These pillars were a testimony of the gradual development of the artistic original creativity and technique. The dynamic and very lifelike animal figure carved on the capitals testify on the high level of stone craft. So अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो मौर्यन के जो समय में जो बनाया गया था वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, सुंदर तरीके से, और जो तकनीकी जो यूज़ की गई थी, जो विकास हुआ, जिस तरीके से बढ़त हुई, वो बहुत ही अच्छे तरीके से था। और उनके जो पिलर्स थे या जो स्तंभ हम जिनको कहते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाए गए थे। और उसमें जो है जो धार्मिक चीज़ें थी वो वहाँ पर मेंशन की गई थी। उनके धार्मिक चीज़ों का जो है धर्म संदेश वहाँ पर लिखा गया था। और ये जो पिलर है वो जो है एक जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, दिस पिलर बियर द टेस्टिमनी ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक ओरिजिनल क्रिएटिविटी एंड टेक्निकी। जो तकनीकी का इस्तेमाल किया था वो क्रिएटिविटी का, वो बहुत ही सुंदर था। ओके, आगे हम देखते हैं विद द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी ऑफ द एम्पायर वाज disintegrated and various other dynastic become powerful in various part of the country। तो जो मौर्यन पीरियड का या मौर्यन कला का जो है डेक्लाइन, यानी कि उनका जो पतन हुआ, यानी वो उनका अंत हुआ, तो उसके बाद और अलग अलग जो है राजा आ गए, जैसे कि इधर लिखा हुआ है, अलग अलग जो देशों से, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग देशों से, और जो है अलग अलग राजा है, जिनमें से संघास, कनवास एंड कुशान्स ruled north, whereas Satvans ruled in Maharashtra and Andhra, Telangana and Karnataka. Sculptural activity continue all over the India। तो जो उनका जो आर्टिस्टिक या कह सकते हैं कि जो ये था मूर्तिकार बनाने वाली जो सभ्यता थी या जो था, वो पूरा ऑल ओवर में वो कंटिन्यू होता रहा, लगातार होता रहा। स्कल्पचर्स बिलोंग टू द बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिकल हिंदूज रिलीजियस वेयर प्रोड्यूस्ड। तो जो स्कल्पचर्स थे वो खासकर बिलोंगिंग कर रहे थे या बिलीव करते थे बुद्धिज्म में, जैनिज्म में एंड ब्राह्मण्स में, जो हिंदू रिलीजियस में थे। द मोस्ट नोटेबल स्कल्पचर्स आर ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ इन द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे खास जो स्कल्पचर्स था वो था बुद्धिस्ट फेस का, जो इस समय में बनाया गया था, जो हिस्टोरिकल पीरियड का था। और कनिष्का यानी सेकेंड सेंचुरी में जो बनाया था, ग्रेटेस्ट ऑफ द कुशान्स डायनेस्टी रूलर was another patron of the sculptures and architectures। तो ये दूसरा एक और खास एग्जाम्पल था उस समय का। कुशान्स एम्पायर stretched from the Okas in modern day Afghanistan or to Varanasi, and from Kashmir to the coast of Gujarat and also Malwas। तो अगर हम ये देखते हैं, जो कुशान का जो राज्य है वो अभी के टाइम पे अफगानिस्तान के औकास से लेकर वाराणसी तक और कश्मीर के से लेकर गुजरात के जो किनारे जो है फिर मलवा तक फैला हुआ हम बोल सकते हैं। उनके समय में गंधार काल के गंधार क्षेत्र जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, वहाँ पर जो है वहाँ पर हुआ शुरुआत हुई। और जो भारतीय और जो यूनानी जो लोग थे वो बहुत ही क्रिएटिव थे और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसमें भाग लिया या शामिल हुए। और इसका जो सब्जेक्ट था ये था बौद्ध धर्म। फिर आगे हम अगर देखते हैं तो जो मूर्ति कला थी, जो मूर्तियाँ जो बनाई देती, तो वो दो अलग अलग तरीकों से बनाई जाती थी।
और जो था, एक था कि गंधार जो क्षेत्र था वहाँ पर, और दूसरा था कि जो गंगा नदी का जो तट था वो उस पर निरंतर वहाँ पर बनाया जाता था। फिर गंधार स्कूल ने जो है बुद्ध के बोधिसत्व और बुद्ध और जातकों के जीवन के जो आख्यान बोलते हैं पर कई चित्र बनाए। फिर गंधार जो कला की जो शैली थी वो ग्रीक और रोमन परंपराओं का मिला जुला या मिश्रित हम बोल सकते हैं बनाई गई। तो आगे हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम गंधार आर्ट अ क्रिएटिव synthesis of Indian and Greek influence took root in the Gandhar region between Pakistan and Afghanistan. जैसे मैंने बताया, its a theme was a Buddhism. Sculptures productions can be divided into two distinct stylist groups, on merged in the Gandhar area and the other in the Gangetic Valley was also a continue of traditions. The Gandhar school produced a number of images of Buddha, Buddhist narratives of the life of Buddha and the Jatakas. The style of Gandhara art was the combination of Greek and Roman traditions. In the Gangetic Valley, important center of art production was Mathura. The Mathura sculptor of this region left behind a veritable treasure trove of Hindu, Jain and Buddhist sculptures. सो अगर हम देखते हैं कि जो गंगा का जो किनारा था या घाटी हम जिसको कहते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के कला का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था जिसका नाम था मथुरा। और मथुरा में बहुत सारी क्रिएटिविटी होती रहती थी। इस जो ये एरिया था या ये जो क्षेत्र था मथुरा में, मूर्तिकारों ने जो हिंदू और जैन और बौद्धों की जो मूर्तियों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। एक बोल सकते हैं अनमोल तरीके से खजाना जैसे उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। उन्होंने सांची और भरहूत के जो मूर्तिकार थे और उनको वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उन्होंने बनाया और जो उनका उसको और पॉलिश किया। बौद्ध और जैन ये जो दोनों जो उनके जो स्मारक हम कहते हैं या खम्भों में जो जाने का जो दरवाज़ा होता था उस पर उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके के जो है चित्र बनाए। उसको हम लोग देख सकते हैं, महिलाओं के चित्र बनाए, कई अलग अलग तरीके की जो है उन्होंने चीज़ें बनाए। उन्होंने जो है पेड़ पौधे जो है पशुओं के, पशु पक्षियों के, और ऐसे लगता है उन्हें देख के जैसे कि वो चल रहे हैं। फिर कई उन्होंने जो है ऐसे भी चित्र बनाए जिसमें स्त्रियां हैं, जो औरतें हैं, और जो अच्छे दिखने वाली स्त्रियां भी बनाई, औरतें बनाई, और कई ऐसे अलग अलग तरीकों के राजा महाराजाओं के चित्र बनाए। और ये जो मूर्तियों में जो मथुरा जो जगह था वो एक वहाँ पे केंद्र बन गया था, यानी कि वहाँ से ही सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो आगे हम इसको मैं पढ़ती हूँ, आपको ये क्लियर होगा। फिर यहाँ तक हमने देखा बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, तो दे पिक्ड स्किल फ्रॉम द स्कल्पटर्स ऑफ सांची एंड भरूता एंड फर्दर रिफाइंड देम। जैसे मैंने बताया द वेरियस यक्षिशास, भंजिकास, अप्सरास एंड अदर फीमेल फिगर carved in the high relief on the pillar and gateway of the both Buddhist and Jainism monument show that they took the special interest in sculpting dynamic scintillate clad voluptuous fine features, a female figure in association with the flora and फ्योना। तो जैसे मैंने बताया कि जो उनके गेट थे एंटर करने का, जो अंदर जाने के जो गेट थे, वहाँ पर उन्होंने कई फीमेल फिगर यानी कि स्त्रियों की, औरतों के जो है चित्र बनाए थे। आगे हम देखते हैं फाइन फीमेल फिगर इन एसोसिएशन विथ फ्लोरा एंड फोना, स्कल्पचर्स ऑफ
Vishnu, Surya, Kuber, Nagas, the Yakshas and king were also produced in Mathura workshop. So जो केंद्र था वहां पर इस तरह के फिगर्स भी बनाए गए थे